अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो अब तक हम 9th क्लास मैथमेटिक्स के 4 चैप्टर्स जो हैं वो हम कवर कर चुके हैं। 4 चैप्टर्स की जो है वो हमने बेसिक डेफिनेशंस कवर की हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ चैप्टर नंबर 5 फैक्टराइजेशन। इसकी हम बेसिक डेफिनेशंस, इसका ओवरव्यू लेंगे, इसकी डेफिनेशंस को क्लियर करेंगे। ठीक है, जैसे हम ऑलरेडी पहले 4 चैप्टर्स की कर चुके हैं। आई होप आप लोगों को उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर हो रहा होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि ज़रूरी होते हैं, एग्ज़ाम में डेफिनेशंस वगैरह आ भी जाती हैं और MCQs में भी जो है वो इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। सेम उसी तरीके से हमारे पास चैप्टर नंबर 5 जो है उसका नेम है फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि फैक्टराइजेशन क्या होती है, फैक्टर क्या होता है, ये कैसे काम करता है। ठीक है, अब फैक्टराइजेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ इट्स फैक्टर इज़ कॉल्ड फैक्टराइजेशन। ये एक फैक्टराइजेशन की प्रॉपर जो है वो जेन्युइन डेफिनेशन ये है, द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ फैक्टर इज़ कॉल्ड फैक्टराइजेशन। अब ये फैक्टराइजेशन जो है हमारे पास, जैसे हमने लास्ट वीडियो में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिस्कस किया था, अगर आप लोगों में से किसी ने नहीं वॉच की तो वो जाके वीडियो को वॉच कर सकता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने आपको बताया था ऐसे एक्सप्रेशंस जिसमें हमारे पास वेरिएबल या फिर कांस्टेंट्स या फिर जो है दोनों कंबाइन होके इन्वॉल्व होके एक्सप्रेशन बनाएं, वो जो है वो हमारे पास कहलाता है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम क्या करते थे, कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों को कंबाइन करके एक एक्सप्रेशन बनाते थे, वो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता था। लेकिन अब फैक्टराइजेशन में हमने क्या करना है, उसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमने स्प्लिट कर देना है, उसको फैक्टराइज कर देना है, उसके फैक्टर बना देना है, उसके पार्ट्स बना देने हैं। यानी कि उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम स्प्लिट कर देंगे, 2 टर्म्स में जो है वो डिवाइड कर देंगे, जिससे हम बोलते हैं फैक्टर बन जाएंगे। तो उसको फैक्टर बनाना, उसकी टर्म्स बनाना, उसको हम इस सारे प्रोसेस को जो बोलते हैं वो फैक्टराइजेशन बोलते हैं। यानी कि उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमने उसको स्प्लिट कर देना है और हमारे पास 2 टर्म्स बन जाएंगी जिसे हम फैक्टर बोलते हैं। और इस सारे के प्रोसेस को ये जो हम करेंगे इसको हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब इसके अंदर एक थ्योरम आता है जिसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, अब रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि अगर हमारे पास पोलिनोमियल मौजूद हो, अगर हमारे पास कोई पोलिनोमियल है p ऑफ x, ठीक है, और अगर हम उस पोलिनोमियल को डिवाइड करें एक लीनियर डिवाइज़र से, x माइनस a हम कोई डिवाइज़र ले लेते हैं, लेकिन डिवाइज़र जो है ये हमारे पास लीनियर होना चाहिए। अब ये देखना x माइनस a है, यहाँ पे जो x की हाईएस्ट पावर है, डिग्री है, वो 1 है, तो ये लीनियर है। अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए नहीं लेना, हमने लीनियर डिवाइज़र लेना है। अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए हो तो फिर उसको हमें लीनियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ना कि हम उसे एक्स स्क्वायर माइनस ए से जो है पोलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। अगर हम पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स को डिवाइड करते हैं किसी भी लीनियर डिवाइज़र से x माइनस ए, देन द रिमाइंडर इज़ p ऑफ a, यानी कि जो हमारे पास रिमेनिंग पार्ट बचेगा वो हमारा डिवाइज़र रिमाइंडर कहलाएगा p ऑफ a। चूँकि हम यहाँ पोलिनोमियल्स की बात कर रहे हैं, एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास जो है वो पोलिनोमियल p ऑफ x है और डिवाइज़र x माइनस a की फॉर्म में है और रिमाइंडर जो है वो p ऑफ a की फॉर्म में। क्योंकि हम पोलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं ना, तो जब हम रिमाइंडर आएगा तो वो भी हमारा पोलिनोमियल की फॉर्म में आएगा ना, p ऑफ a की फॉर्म में। जैसे हम डिवीज़न सिंपल करते हैं, जब हम डिवाइड करते हैं, अगर कंप्लीट डिवीज़न ना हो तो हमारे पास कुछ ना कुछ टर्म जो है वो एंड पे रिमेनिंग बच जाती है, जिसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। तो चूँकि वो अगर हम नंबर्स की डिवीज़न कर रहे होते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर जो है वो हमारे पास नंबर की फॉर्म में बचता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पोलिनोमियल की बात कर रहे हैं, पोलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमें पोलिनोमियल बचेगा और जो रिमाइंडर बचता है इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। नेक्स्ट हमारे पास है ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल, कि हमारे पास अगर पोलिनोमियल हो तो उसके ज़ीरोज़ क्या होंगे, उसके ज़ीरोज़ हम
कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर तो हमारे पास कुछ स्पेसिफिक नंबर है, सपोज हम कर लेते हैं कि हमारे पास एक स्पेसिफिक नंबर है x इज़ इक्वल टू a, ठीक है। अगर हम x इज़ इक्वल टू a को ले लेते हैं, इज़ सब्सटीट्यूटेड फॉर द वैल्यू फॉर द वेरिएबल x इन द पोलिनोमियल p ऑफ x। अगर हम कोई एक स्पेसिफिक नंबर लेते हैं x इज़ इक्वल टू a और उसको सब्सटीट्यूट करते हैं वेरिएबल x की जगह पे कोई पोलिनोमियल p ऑफ x में, सो दैट द वैल्यू p ऑफ a इज़ ज़ीरो, then x is equal to a is called a zero of the polynomial of p of x। तो इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या बनेगी, if a specific number x is equal to a is substituted for the variable x in a polynomial p of x so that the value p of a is zero, then x is equal to a is called a zero of the polynomial p of x। तो ये इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन है। तो इसका जो मीनिंग है वो मैं आपको समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि अगर हम कुछ स्पेसिफिक एक नंबर लें x इज़ इक्वल टू a, ठीक है, और उसको हम वेरिएबल और हमारे पास एक पोलिनोमियल मौजूद हो p ऑफ x, तो उस वैल्यू को यानी x इज़ इक्वल टू a जो हमारे पास वेरिएबल x है उसकी वैल्यू की जगह पे हम a को रिप्लेस कर दें पोलिनोमियल में, सारे के सारे पोलिनोमियल में जहाँ जहाँ वेरिएबल x आ रहा है वहाँ पे हम अपनी वैल्यू a जो है वो रिप्लेस कर दें। चूँकि x इज़ इक्वल टू a नंबर ले रहे हैं हम, अगर हम उस x इज़ इक्वल टू a को जो वेरिएबल x है उसकी जगह पे पोलिनोमियल में a को रिप्लेस कर दें और जो हमारे पास पोलिनोमियल जो है वो रिजल्टिंग पोलिनोमियल जो हमारे पास अगर p ऑफ a बन जाएगा, क्योंकि p ऑफ x पोलिनोमियल था, x की जगह पर हम a यूज़ कर रहे हैं, तो अगर x इज़ इक्वल टू a पुट करने के बाद अगर हमारा पोलिनोमियल ज़ीरो हो जाए, क्या हो जाए, अगर हमारा पोलिनोमियल ज़ीरो हो जाता है तो देन जो है वो हमारा जो होगा पोलिनोमियल कहलाएगा वो x इज़ इक्वल टू a जो हमने नंबर लिया वो हमारा कहलाएगा ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल ऑफ p ऑफ x। यानी कि इस नंबर पे x इज़ इक्वल टू a पे जो है हमारा पोलिनोमियल वो ज़ीरो हो जाता है, तो इसलिए हम उस नंबर को जिस पे हमारा पोलिनोमियल ज़ीरो हुआ है उसको हम ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल। ऐसे जितने भी नंबर होंगे जिसको हम अगर वेरिएबल की जगह रिप्लेस करें और हमारा पोलिनोमियल ज़ीरो हो जाता है तो वो नंबर जो है वो पोलिनोमियल का ज़ीरो कहलाएगा। तो हम बोल सकते हैं वो सारे नंबर जितने भी होंगे ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल हम उसे बोल सकते हैं, ठीक है। आगे हम जैसे हमने एक रिमाइंडर थ्योरम की बात की थी, अब एक है आगे फैक्टर थ्योरम। अब फैक्टर थ्योरम क्या होता है, द पोलिनोमियल x माइनस a इज़ अ फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल p ऑफ x इफ़ एंड ओनली इफ़ p ऑफ a इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब चूँकि पहले हमने ज़ीरो पोलिनोमियल में एक स्पेसिफिक नंबर लिया था x इज़ इक्वल टू a, अब फैक्टर थ्योरम में हमने क्या करना है कि एक पोलिनोमियल लेना है, x माइनस a की फॉर्म का जो हमने पोलिनोमियल लिया है, तो ये फैक्टर पोलिनोमियल का कब कहलाएगा p ऑफ x, अगर तो p ऑफ a जो है वो ज़ीरो हो जाए। अगर हम x इज़ इक्वल टू x माइनस a, x इज़ इक्वल टू a होता है, अगर हम a को जो है वो लेफ़्ट साइड पे मूव करें तो x इज़ इक्वल टू a जो है वो हमारा बन जाएगा x माइनस a। तो अगर हमारा पोलिनोमियल जो है वो एट x इज़ इक्वल टू a पे ज़ीरो हो जाता है तो हम जो हमारा x माइनस a जो होगा उसको हम x माइनस a को बोल सकते हैं कि ये हमारा फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल बन चुका है। और ये इस सारे प्रोसेस को जो अप्लाई होता है इसको हम बोलते हैं फैक्टर थ्योरम। अब आगे एक और थ्योरम है रैशनल रूट थ्योरम। अब रैशनल रूट थ्योरम क्या है हमारे पास, अगर हम एक पोलिनोमियल लें, लेट a नॉट x रेज़ टू पावर n प्लस a वन x रेज़ टू पावर n माइनस वन प्लस अप टू सो ऑन प्लस a n इज इक्वल टू ज़ीरो, a नॉट इक्वल टू ज़ीरो बी अ पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n। ये हमने एक पोलिनोमियल इक्वेशन ले लिया और जिसकी डिग्री n है। डिग्री का मैंने आपको बताया था कि पोलिनोमियल की डिग्री ये होती है जो हाईएस्ट वेरिएबल की पावर होती है वो हमारी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कहलाती है, ठीक है। तो अब इस पोलिनोमियल एक्सप्रेशन में जो है हमारे पास n जो है वो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल है और जो कोफिशिएंट्स जो हैं वो हमारे पास a जो है वो हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं और उसमें a नॉट जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, यानी फर्स्ट टर्म जो है वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हाईएस्ट डिग्री वाली पावर ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। इफ़ p बाई क्यू इज़ द रैशनल रूट, ठीक है,
of the equation, then p is a factor of the constant term a n and q is a factor of the leading coefficient a naught. अब a n जो है वो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है और a नॉट जो है ना, जो फर्स्ट टर्म में a नॉट जो है हमारे पास अपना जो कोफिशिएंट मौजूद होता है a नॉट, हाईएस्ट डिग्री वाला जो वेरिएबल होता है x रेज़ पावर n वाला, उसके साथ जो कोफिशिएंट मौजूद होता है a नॉट, जो फर्स्ट कोफिशिएंट मौजूद होता है उसको हम बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। यानी कि सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें कि जो हमारे पास हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट मौजूद होगा, हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट मौजूद होगा उसे हम बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये था हमारे पास चैप्टर 5 का ओवरव्यू, बेसिक डेफिनेशंस थी इसमें, और कुछ ज़्यादा है नहीं इतना ख़ास डिस्कस करने वाला। तो ये हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 की बेसिक जो डेफिनेशंस हैं उनको कवर करेंगे, उनका ब्रीफ ओवरव्यू लेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।